हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली के किन किन हॉस्पिटल्स में कुछ नई वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो मैं कल ही चेक कर रहा था ऑनलाइन वेबसाइट पे कि देखा जाए जेआरएस के लिए कोई वैकेंसीज है कि नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें बताइए न्यू वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो ये 13 तारीख का नोटिफिकेशन है जो कि डॉक्टर हेगड़ेवार आरोग्य संस्थान है करकरडूमा दिल्ली में, यहाँ पे है। तो ये इंटरव्यू नोटिस है जेआर की पोस्ट के लिए। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो पोस्ट है जेआर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, और टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। एक जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, और 3 सीट ओबीसी कैटेगरी में है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक सीट है, और असिस्टेंट जीडीएमओ के अगेंस्ट एक सीट है। तो टोटल यहाँ पे छह सीट्स हैं, और लिखा हुआ है कि 2 पोस्ट हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर लोकोमोटरी डिजेबिलिटी एंड दिव्यांग कोटा। तो इसमें जो 2 सीट हैं वो जो दिव्यांग जो होते हैं, जो लोकोमोटरी, जो जिनको जो डिजेबिलिटीज होती हैं उनके लिए है। अब इसकी जो डेट है वो है 22/11/2023, मतलब 22 नवंबर को है, बुधवार का दिन होगा। अब देख लेते हैं इसमें एक एक करके कि इसमें क्वालिफिकेशन वही है कि एमबीबीएस होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल का। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत करा ले, और उससे एक ना एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप अगर लगा देगा तो उसके साथ भी वो एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर आ जाता है। और अगर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस तो ऑनलाइन ही शुरू हो जाता है, तुरंत के तुरंत, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप अभी कराना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि जो द कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप विद इन 2 years ऑफ द डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि जो आपकी इंटर्नशिप है उस वो 2 साल के अंदर हुई होनी चाहिए। मतलब जिस दिन इंटरव्यू की डेट है, तो इंटरव्यू की डेट है आपकी 22/11 की, तो 22/11 को आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हुए 2 साल पूरे नहीं होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अच्छा, पे स्केल क्या होगा? तो यहाँ पे वही पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 10 लगेगा। तो इसमें जो सैलरी बनती है जेआर की, लगभग वही 1,20,000 1,25,000 के आसपास बनती है। ये वेरी करता है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनको नहीं आइडिया, वो कंफ्यूज जाएंगे, सर यहाँ तो 56,100 लिखा है, तो वो बहुत सारे अलाउंसेस लगते हैं, तो उसके बाद वो लगभग 1,20,000 के आसपास पहुंच ही जाती है। एज लिमिट जो है इसके अंदर वो है, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 years की एज लिमिट है। और उस फिर जो रिलैक्सेशन है, अगर आप SC या ST को बिलोंग करते हैं तो 5 year का वो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, मतलब 35 years के लिए हो जाएगी उसकी एज। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल का वो रिलैक्सेशन है, मतलब कि ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 33 years जिनकी एज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 5 years का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए, जो कि दिव्यांग कोटा होता है, तो वो लगभग 35 years की एज तक एलिजिबल हैं। टेन्योर जो होगा, इसमें लिखा है कि मैक्सिमम टेन्योर जो होगा जूनियर रेजिडेंट्स के लिए वो एक एक साल का होगा, मतलब कि आप 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं, ओनली इंक्लूडिंग एनी सर्विस rendered as junior resident earlier on ad hoc और रेगुलर बेसिस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब कि अगर आपने पहले कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में जो कि रिकॉग्नाइज्ड है सरकार के द्वारा, अगर वहाँ जेआरशिप कर रखी है 1 साल तक की, या 1 साल के 1 साल से कम की, तो वो भी इसमें काउंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो 7 महीने की जेआरशिप पहले ही कर रखी है, तो आप केवल 5 महीने के लिए और एलिजिबल होंगे। अगर आपने 1 महीने की कर रखी है तो आप यहाँ पे 11 महीने और कर सकते हैं। और अगर आपने 1 साल की रियाशिप कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब इसमें यह है कि एक इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया दिया है इसमें, इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश कैंडिडेट। देखिए, मैं हमेशा कुछ बच्चों को बोलता हूँ जिनकी एज ज़्यादा होती है, वो बोलते हैं कि सर क्या हम एलिजिबल नहीं है। तो जैसे किसी की एज 40 से कम है पर 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो देखो हमेशा ही बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जब बच्चे लोग या कैंडिडेट जो होता है उतने इंटरव्यू में नहीं आते हैं। खास तौर से ये समय तब आता है जबकि आप नीट पीजी का एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, तो बच्चे लोग कोई जॉब करना नहीं चाहते, वो पहले ही जॉब करके पैसा इकट्ठा कर चुके होते हैं, फिर वो पढ़ाई में लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम का यही टाइम होता है जब हॉस्पिटल्स में जेआरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और ऐसे टाइम में वो क्या करते हैं, फिर वो जब फ्रेश कैंडिडेट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपनी जो क्राइटेरिया होता है उसको रिलैक्स कर देते हैं। जैसे कि इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश कैंडिडेट
As per the relevant scheme, candidate may be considered in term of relaxation of provision as per circulum this. तो दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलम पहले से निकाल रखा है, एक सर्कुलर के अगर आपको फ्रेश कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आप किस किस को ले सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें फिर क्या होता है, जब सपोज करो कि जेआर नहीं है जिनकी एज 30 साल से कम है, तो फिर अपर एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर जेआर विल बी 40 साल। तो ये 40 साल से कम के लोगों को भी फिर ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, फिर ये उन लोगों को भी ले लेते हैं जिनकी 1 साल की इंटर्नशिप ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 1 साल से ज्यादा की इंटर्नशिप हो चुकी है उनके लिए फ्रेश लिस्ट बनाते हैं। तो उसको ये सेकंड लिस्ट बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई ऐसा जेआर है या कोई ऐसा मेडिकल स्टूडेंट है जिसकी एज 40 साल से कम है बट 30 साल से ज्यादा है और वो जनरली एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, या वो 1 साल ऑलरेडी जेआरशिप कर चुका है, तो वो इस इंटरव्यू में अपीयर हो सकता है और उसको होना भी चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि अब दिसंबर का टाइम आ रहा है, उसके बाद फिर नीट पीजी का एग्जाम आ जाएगा, तो इसमें पक्का डेफिशिएंसी हो जाएगी जेआर की धीरे धीरे। तो अब ये वो समय है जिन बच्चों को जेआरशिप नहीं मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिल्ली के अंदर, तो उनको अब सर्च शुरू करनी चाहिए, उनको जेआरशिप मिलने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, एक और चीज है कि इसमें एक बात याद रखना, जो लोग ओबीसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ना केवल दिल्ली गवर्नमेंट का ही चलेगा, मतलब कि जो दिल्ली के नागरिक हैं उन्हीं के लिए लागू होता है। अगर दिल्ली के बाहर का कोई है, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, तो उसे फिर क्या करना होगा, वो जनरल में काउंट किया जाएगा। और SC ST जो होता है वो तो उनका तो अपना अलग है, वो तो किसी भी स्टेट का हो, उसमें वो चलेगा। ओके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको ना जब आप जाएंगे तो आपको 500 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि डिमांड ड्राफ्ट मतलब किसके नाम का बनवाना है। ठीक है। तो ये आप जरूर ये बनवाना है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर हेगड़ेवार वार आरोग्य संस्थान, पेबल एट दिल्ली। तो ये 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आप जरूर बनवा के ले जाएं। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये बनवाना पड़ेगा। और जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको फी नहीं देनी है। तो ये अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो सुबह 9:30 बजे पहुंच जाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिन होगा आपका 22 नवंबर का, और 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको जरूर बनवा के ले जाना है। और यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जिनकी फोटोकॉपीज और ओरिजिनल आपको अपने साथ लेके जाने हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।